हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम डायलन थॉमस की फेमस पोएम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में डायलन थॉमस ने हमें बताया है कि किस तरीके से हर वो व्यक्ति जो बूढ़ा हो रहा है, जिसे पता है कि उसकी मौत नज़दीक आ रही है, उसे फाइट करना चाहिए और इमिडिएटली मौत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, डेथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मर जाना है और इसीलिए वो मौत के आगे घुटने टेक दें। डायलन थॉमस कहते हैं कि हमें लास्ट तक फाइट करते रहना चाहिए। और ये जो पोएम है वो उन्होंने अपने फादर के लिए लिखी थी। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, इस पोएम को 1947 में लिखा गया था और ये थॉमस का बहुत ही फेमस वर्क है। और ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है विलानेल का। विलानेल एक तरह की पोएम होती है जिसमें 5 स्टैंजाज होते हैं, 5 स्टैंजाज ऑफ 3 लाइन्स, जिसमें तो 5 स्टैंजाज होते हैं जिनमें 3-3 लाइन्स होती है, कंक्लूडेड बाय सिंगल स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। तो जो आखिरी का जो स्टैंजा होता है उसमें 4 लाइन्स होती है। इट इज बिलीव टू बी इंस्पायर्ड बाय द सिकनेस एंड इवेंचुअल डेथ ऑफ थॉमस's फादर। तो ये जो पोएम है, जैसे मैंने आपको बताया, ये उन्होंने तब लिखी थी जब उनके पिता बहुत बीमार थे और सभी को पता था कि उनके पिता मर जाएंगे, तो उनके पिता के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी। अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। In the first stanza, Thomas uses day and night as an extended metaphor for life and death. तो पहले स्टैंजा में थॉमस ने डे और नाइट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और ये दोनों वर्ड्स एक एक्सटेंडेड मेटाफर हैं लाइफ और डेथ के लिए। यानी कि ये इनडायरेक्ट कंपैरिजंस हैं लाइफ और डेथ के लिए। जिंदगी को डे कहा गया है और डेथ को नाइट कहा गया है पोएम में। अर्जिंग पीपल टू रेजिस्ट डेथ, तो वो कहते हैं कि लोगों को डेथ को रेजिस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। टू रेजिस्ट डेथ करेजियसली, और डेथ के सामने हमें करेजियस रहना है, हिम्मत अपनी रखनी है अपने अंदर, rather than simply accepting it, बस उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। By using this metaphor, he presents life and death as part of the endless natural cycle of time. तो इस मेटाफर के जरिए वो बता रहे हैं कि कैसे जीवन और मृत्यु टाइम का एक साइकिल है, एंडलेस साइकिल है और ये कभी खत्म नहीं होगा। विच बिगैन लॉन्ग बिफोर आवर लाइव्स एंड विल गो ऑन लॉन्ग आफ्टर देम। तो ये जो साइकिल है वो हमारी जिंदगी शुरू होने के पहले भी था और हमारी जिंदगी के बाद भी रहेगा। इसी तरीके से जैसे कि दिन और रात होते हैं, इसी तरीके से जीवन और मृत्यु भी होती रहेगी। द स्पीकर ओपन्स विद अ कमांड, तो स्पीकर एक कमांड देते हैं, एड्रेसिंग एन अननोन लिसनर। और इस कमांड को वो एक अननोन लिसनर, पता नहीं कौन सुन रहा है उसे, यानी अननोन है लिसनर, जो रीडर है उसके लिए वो उस कमांड को कहते हैं और कहते हैं टू रेजिस्ट डाइंग पीसफुली, कि वो शांति से मर मत जाओ, लड़ो, एंड इंस्टेड टू फाइट हार्ड अगेंस्ट डेथ, मौत से बचो और लड़ते रहो, डिस्पाइट इट्स इनएविटेबिलिटी, तो भले ही मौत इनएविटेबल है, उससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन उससे लड़ते रहो। यूजिंग नाइट एंड डे एज मेटाफर्स फॉर डेथ एंड लाइफ, तो उन्होंने नाइट और डे को, इन वर्ड्स को यूज किया है डेथ और लाइफ के लिए। और उसके बाद फिर बताते हैं वो कि हर कोई कैसे रिएक्ट करता है मौत आने पे। He states that wise men know that death is ultimately right, but that they nonetheless combat it because they haven't left enough of a mark on the world. तो कहते हैं कि जो होशियार आदमी होते हैं, वाइज मैन होते हैं, वो उनको पता होता है कि मौत तो आनी है, अल्टीमेटली मौत ही राइट है, बट फिर भी वो उसे कॉम्बैट करते हैं, नंदलेस, यानी कि फिर भी वो कॉम्बैट करते हैं, उससे लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी हमें जिंदगी में, दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है, हमने अपनी छाप नहीं छोड़ी है, अपना मार्क नहीं छोड़ा है दुनिया में, इसीलिए वो लोग लड़ते हैं। द स्पीकर कंटिन्यूज टू यूज नेचुरल इमेजरी, जो स्पीकर हैं वो इन्हीं नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके सेकेंड स्टैंजा में बताते हैं, लाइकनिंग द फेलियर ऑफ वर्ड्स टू लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड टू एन एबिलिटी टू फोर्क और रीडायरेक्ट लाइटनिंग। तो बिजली के चमकने से, या फोर्क यानी कि बिजली का चमकना, उससे उन्होंने वर्ड्स को कंपेयर किया है। तो वो कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि अभी हमारे शब्दों ने कोई इम्पैक्ट नहीं बनाया है, तो ये वो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि
बिजली नहीं कड़की है, अभी हमारी बिजली आसमान में नहीं कड़की है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो बिजली से शब्दों को कंपेयर किया गया है। इसके बाद तीसरे स्टैंजा में स्पीकर कहते हैं दैट गुड मैन टू स्टैंड अगेंस्ट डेथ, कि जो अच्छे आदमी होते हैं, तो पहले तो उन्होंने होशियार आदमियों के बारे में बताया, वाइज मैन के बारे में, अब वो गुड मैन के बारे में बता रहे हैं कि जो अच्छे आदमी होते हैं स्टैंड अगेंस्ट डेथ फॉर सिमिलर रीजंस, वो भी डेथ को इन्हीं कारणों की वजह से रोकते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े रहते हैं। डिस्पाइट देयर वर्च्यू देयर डीड्स रिमेन फ्रेल एंड हैवंट स्टूड आउट सफिशिएंटली एज अ स्ट्रॉन्ग मैसिव वेव इन अ काम वेव वुड। तो डिस्पाइट देयर वर्च्यू, उन्हें पता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अभी और भी अच्छे काम करने बाकी हैं, और उनके जो डीड्स हैं, उनके जो काम है, वो अभी फ्रेल हैं, यानी कि ना काफी हैं, उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। एंड हैवंट स्टूड आउट सफिशिएंटली एज अ स्ट्रॉन्ग मैसिव वेव इन अ काम वेव वुड। तो एक स्ट्रॉन्ग हवा के झोंके की तरह उनके भी काम और आगे बढ़ने चाहिए। दीज मेन टू फाइट डेथ इन होप्स ऑफ लिविंग अ लास्टिंग लेगेसी। तो ये आदमी भी डेथ को फाइट करते रहते हैं ताकि वो एक लास्टिंग लेगेसी, एक जो पहचान है अपनी, छोड़कर जाएं। इसके बाद फिर फोर्थ स्टैंजा कंटिन्यू होता है और इसी थीम के बारे में डिस्कशन होता है, जहां पर स्पीकर कहते हैं कि वाइल्ड मैन, जंगली जो किस्म के लोग हैं, वो भी रेजिस्ट करते हैं डेथ को। तो वो जिंदगी भर फ्यूटाइल एडवेंचर्स, बेकार के एडवेंचर्स पे जाते रहते हैं, फेलिंग टू अप्रिशिएट हाउ शॉर्ट लाइफ इज। तो वो ये नहीं अप्रिशिएट करते कि जिंदगी कितनी छोटी है, शॉर्ट है, अंटिल दे फेस डेथ। और इसके बाद फिर से उन्हें भी डेथ को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो डेथ को एक्सेप्ट नहीं करते, रिफ्यूज कर देते हैं। तो ये जो स्टैंजा है वो शायद इनडायरेक्टली ग्रीक मिथ इकैरिस के बारे में है। तो इकैरिस एक व्यक्ति था ग्रीक माइथोलॉजी में, और उसके जो विंग्स थे वो वैक्स के बने हुए थे, मोम के बने हुए थे, और वो अपने पिता उसके पिता ने वो जो विंग्स थे उसके बना कर दिए थे, लेकिन वो जो था इकारस, वो काफी घमंडी हो गया था उन विंग्स को पाकर, और जब वो सूरज के पास जाता है तो उसके जो विंग्स है वो पिघल पिघल गए थे, और इसी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये जो मिथ है, बेसिकली ये जो स्टोरी है, वो एक तरह की वार्निंग है अगेंस्ट हुब्रिस। हुब्रिस का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, यानी कि बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए ये स्टोरी आती है। तो इसी एल्यूजन को दिमाग में रखते हुए ये लाइंस आती हैं, जहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं कि जो वाइल्ड मैन है, जो बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा घमंड था इस बात का, लेकिन जो डेथ है वो उनके पास भी आती है, फिर चाहे उनके एडवेंचर्स कितने भी ग्रैंड रहे हो, कितने भी अच्छे रहे हो, लेकिन मौत उनके पास भी आती है, लेकिन वो मौत को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लास्ट तक लड़ते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टैंजा में जो पोएट है वो ग्रेव मैन, बहुत ही सीरियस आदमियों के बारे में बता रहे हैं। ही कंटिन्यूज, रियलाइज दैट दे कैन डाई ड्रामेटिकली, ब्लेज लाइक मीटियोर्स। तो वो कहते हैं कि जैसे कि मीटियोर होते हैं, यानी कि आसमान में जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं कभी कभी गिरते हुए, तो ये जो ग्रेव मैन है, बहुत ही जो सीरियस लोग हैं, वो भी इसी तरीके से ड्रामेटिकली मरते हैं, लेकिन वो भी यील्ड नहीं करते, यानी घुटने नहीं टेकते मौत के आगे। इन दर ओल्ड एज दे हैव अ क्लैरिटी। तो जब ये लोग बूढ़े होते हैं, ये इस तरह के सीरियस लोग, उनको एक क्लैरिटी आ जाती है दैट एस्केप देम व्हेन दे वर यंगर। तो जब वो जवान थे तब उनको क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब जब वो बूढ़े हो गए, दे सी विद ब्लाइंडिंग साइट और अंडरस्टैंड थिंग्स। तो वो जान जाते हैं इस बात को विद पियर्सिंग लूसिडिटी, यानी बहुत ही क्लियरली जान जाते हैं कि मौत अब आनी है, आएगी ही। द स्पीकर रिवील्स दैट ही इज एड्रेसिंग हिज फादर। तो फाइनली वो बताते हैं कि ये सब चीजें वो किसके बारे में बोल रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये सब मैं अपने जो पोएम है वो अपने फादर को एड्रेस कर रहा हूँ, जो अब मर रहे हैं, और इसीलिए पोएट जो है अपने फादर को कहते हैं, अर्जेस हिम टू शो इमोशन लाइक मैन ही हैज जस्ट डिस्क्राइब। तो वो कहते हैं कि मैंने जो इतने सारे लोगों के बारे में आपको बताया, आप भी बिल्कुल वैसे ही बनो, और मौत के आगे घुटने मत टेको, लास्ट तक लड़ते रहो, फाइट करते रहो, ऐसा वो कहते हैं। और यहीं पर ये जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।